हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग 6th क्लास की मैथ्स देख रहे हैं और इसमें आप पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि है अलजेब्रा। तो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इसमें हमें जो सबसे पहले चीज समझनी है वो है वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से, एक सिनेरियो को स्टडी करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, due to a peculiar policy of a store, customers can purchase exactly 2 packets of milk. Following table shows the sale. अभी आपने देखा था कि कोविड का समय आया था। यस, लॉकडाउन चल रहा था। उस समय बड़ी मुश्किल से आपको घर का सामान मिल रहा था। तो आप किसी स्टोर पे गए और वहाँ स्टोर ने ये सोचा कि भाई एक ही व्यक्ति पूरा सामान ना ले जाए, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए एक पॉलिसी बना दी कि कोई भी 2 पैकेट मिल्क से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। तो अब एग्जैक्टली हमने तो ये भी कह दिया कि 2 से कम भी नहीं है, 2 से ज़्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 2 पैकेट मिल्क के। अब इसमें पैटर्न देखिए, हमने ये पैटर्न एक टेबलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स आते हैं स्टोर पे, और नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने परचेज होते हैं। तो अगर एक कस्टमर आता है तो कितने पैकेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, कितने पैकेट्स बेचे जा रहे हैं, 2 पैकेट्स। अगर 2 कस्टमर आएंगे तो कितने पैकेट्स हो जाएंगे। भाई देखो, एक कस्टमर अगर 2 पैकेट ले रहा है तो 2 कस्टमर 2 करके 4 पैकेट हो गए, तो 4 लिख दिया मैंने। 3 कस्टमर है तो कितना आएगा, 6। क्या आप इसमें जो वैल्यूज आनी चाहिए वो लिख सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इन वैल्यूज को फिलअप करें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करें। तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 4 कस्टमर्स हैं, तो 4 कस्टमर्स हैं तो वो कितने पैकेट्स ऑफ मिल्क ले सकते हैं। जब एक कस्टमर 2 पैकेट्स लेगा तो 4 कस्टमर कितने लेंगे, 4 × 2 यानी 4 × 2 तो 8 आ जाएगा। 5 है तो 10 आ जाएगा, यानी हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। देखो, एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। 6 × 2 12, 7 × 2 14, 8 × 2 16। दिस इज अ पैटर्न यू कैन रिकॉग्नाइज। अब ये तो लिखते ही जाऊं मैं, ऐसा थोड़ी है कि टेबल यहीं पर एंड हो जाएगा। अगर 9 कस्टमर हुए तो क्या है, 10 कस्टमर हुए तो क्या है। तो अभी हम इसको और ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हमें क्या चीजें हमने ऑब्जर्व करी। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव टेबल, यानी ये वाली टेबल को देखकर, दैट द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कस्टमर। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स जितने कस्टमर हैं उससे ट्वाइस रहेगा। अगर 5 कस्टमर हैं तो 10 मिल्क पैकेट्स, मतलब उसका ट्वाइस, जितने कस्टमर हैं उसका ट्वाइस नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स सेल हो रहे हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स। समझ में आ रही है बात। तो कितने मिल्क पैकेट्स गए, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो यू कैन रीराइट दिस रिलेशन एज द नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स। यही चीज लिखी है लेफ्ट साइड में, ये जो इक्वल टू लगा है उसके लेफ्ट साइड में मैंने जो लिखा है वही का वो लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं करा है। पर राइट साइड में देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैंने n से रिप्लेस कर दिया। तो इसको लिख रहा हूं 2 × n। नाउ व्हाट इज दिस n? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस n। n represents number of customers. n can be anything. n can be 1, n can be 2, n can be 3, n can be 4. n is the number of customers. So n is not number of customer. The value of n is number of customers, right? So n क्या है? मैं आपसे बोलता हूं, एक काम करो, बाजार जाओ और n चॉकलेट्स ले आओ। क्या आपको ये क्लियर है कि कितनी चॉकलेट्स लाना है? n बोला है मैंने, तो इट इज नॉट क्लियर। So n can be 1, n can be 2, n can be 3. Yes, definitely. The value of n varies. It is not fixed. The value of n is not fixed. अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 चॉकलेट्स लाओ,
तो इट इज फिक्स्ड। आप 5 चॉकलेट लाओगे, ना 6 लाओगे ना 4 लाओगे, एग्जैक्टली 5 लाओगे, बिकॉज मैंने उसे क्वांटिफाई कर दिया, मैंने उसको बहुत क्लियरली बता दिया कि आई वॉन्ट 6, ओके। बट मैंने बोला n, सो n इज नॉट फिक्स्ड, n इज वेरिएबल, n is a variable, n varies. The value of n can be 1, 2, 3, 4 and many more possible numbers, right? So n can take the values 1, 2, 3, 4 up till infinite in succession. Here n is not a constant. N is not a constant. Why? Because if n is a constant, you should be able to quantify it. मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ n चॉकलेट्स लाने का, n अगर कांस्टेंट होता तो आपको बिल्कुल क्लियर होता कि कितनी चॉकलेट्स लानी है, बट मैंने n बोला है तो यू आर नॉट क्लियर because it is not a constant, it is a variable. The value of variable can change, that's why it is called variable. Variable इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। So n can take the values 1, 2, 3, 4 in succession. Here n is not a constant, it keeps on changing as per a requirement. So हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है तो n इज अ वेरिएबल, तो n की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। द वर्ड वेरिएबल रिप्रेजेंट समथिंग दैट कैन वेरी और चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, राइट। चलो एक और एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड एनालॉजी से हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, ग्लास ऑफ वाटर है। अब ये जो ग्लास है इसके अंदर वाटर है, बट क्या ज़रूरी है कि इसमें हमेशा वाटर ही रहे? हो सकता है इस ग्लास के अंदर हम मिल्क रख दें, हो सकता है इस ग्लास के अंदर हम जूस रख दें। दैट मीन्स इस ग्लास के अंदर जो कंटेंट है वो चेंज हो सकता है। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ग्लास के अंदर जो कंटेंट है दैट इज कांस्टेंट, पर जो ग्लास है ये वेरिएबल है, बिकॉज इसकी वैल्यू यानी इसमें जो रख रहे हैं वो चेंज हो सकता है। सो ग्लास इज नॉट अ कांस्टेंट, glass is a variable and the value stored in that glass is constant. तो अगर n की वैल्यू हमने 5 सपोज कर ली तो 5 is a constant. n की वैल्यू 6 भी हो सकती है, n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, n is a variable. So you have a glass which can be understood as a variable. You can change its value as per your requirement. Glass can contain water or milk or lassi or something else. Consider glass as a variable which can take values like water, milk, lassi, etc. Right? चलिए, find out the expressions for the given statement. ये सवाल है, वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़िए, एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करिए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो पहला सवाल क्या है? उषा इज 5 years एल्डर टू उमा। अब दो लोग हैं, उषा और उमा। तो उषा क्या है? 5 years बड़ी है उमा से। लेट उमाज एज बी x years। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमा की एज हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट नहीं दिया। हमें ये नहीं बताया कि उमा की एज 10 years है कि 15 years है, ये नहीं बताया। हमें बोला कि उमा की एज कितनी है? x years है। अगर हमें उमा की एज कांस्टेंट पता होती, हमें पता होता कि वो 5 year की है, 6 year की है, दैट मीन्स हम उसकी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं जब वो 6 years की है। लेकिन हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लाइफ में कभी भी उसकी एज देखेंगे वो चेंज होती रहेगी। अभी वो 5 year की है, अगले साल 6 year की हो जाएगी, अगले साल 7 year की हो जाएगी। तो उमा की एज इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज कर रही है। वो एक मोमेंट में 5 year की हो सकती है, लेकिन लाइफ में उसकी एज बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हमने कहा कि उमा की एज x years है, तो x इज अ वेरिएबल, x कैन बी 5 year, x कैन बी 6 year, और नेक्स्ट ईयर हम बोलेंगे 7 year, उसके नेक्स्ट ईयर बोलेंगे 8 years, लाइक तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पर उषा की एज क्या है? उषा की एज उमा से 5 years ज्यादा है। दैट मीन्स
अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं एज ऑफ उषा कितनी है, 5 years एल्डर है उमा की एज से, तो उमा की एज क्या है, उमास एज, इसमें प्लस कर दो 5, तो ये उषा की एज आ जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूं x + 5, ठीक है। तो एज ऑफ उषा इज इक्वल टू x + 5। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन। अब कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि हम बोलते हैं कि लेट द एज ऑफ उषा इज y, तो हम बोल देंगे y = x + 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिखे रहने दो, एज ऑफ उषा = x + 5। तो दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमको बनाने को बोला जा रहा था। अब अगर आपने ये दूसरा वाला सवाल ट्राई नहीं करा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसको भी ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन समझिएगा, क्योंकि इसको समझने के बाद अब आपसे ये वाला बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सवाल ये है कि अब बैंक क्लेम्स टू गिव 3 times द इन्वेस्टेड अमाउंट, लेट द इन्वेस्टेड अमाउंट बी x। मान लीजिए आप बैंक में कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना जमा कर रहे हैं, तो वो है x, उसको हमने क्या बोला, x। तो x की वैल्यू वो अमाउंट है जो आप बैंक में जमा कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है, आपने 1000 रुपीज़ जमा किए, 2000 रुपीज़ जमा किए, 5000 रुपीज़ जमा किए, या 10,000 रुपीज़ जमा किए, वॉट। पर बैंक क्या क्लेम कर रहा है कि वो आपको देगा 3 times द इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी जितना आप बैंक में रुपया जमा कर रहे हो उसके 3 times बैंक आपको रिटर्न करेगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप ये निकालना चाहोगे कि बैंक से कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं बैंक विल रिटर्न, अब कितना अमाउंट बैंक रिटर्न करेगा, तो हमें मालूम है जितना इन्वेस्टेड होगा अमाउंट उसका 3 times, तो 3 times ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। इन्वेस्टेड अमाउंट हमें क्या गिवन है, x, तो ये x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 times ऑफ x। जब भी कभी कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई हम किसी वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, तो बीच में ये मल्टीप्लाई सिंबल आप नहीं भी लगाएंगे ना तो उसे मल्टीप्लाई ही ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहां से आप मल्टीप्लाई का सिंबल हटा सकते हैं। अगर 2 कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये मल्टीप्लाई का सिंबल हटा नहीं सकते, वरना ये नंबर 35 माना जाएगा। लेकिन अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, क्लियर। तो बैंक कितना रिटर्न करेगा, 3 times ऑफ x, तो x आप कितना भी पैसा जमा करो उसका 3 times बैंक आपको रिफंड करने वाला है। सो आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, वेरिएबल्स के, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अलजेब्रा का भी इंट्रोडक्शन बाकी है, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।